अस्सलाम वालेकुम। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम स्टार्ट करेंगे, ये प्रीवियस पेपर है इकनॉमिक्स का, ठीक है। इसके जो बेसिक एमसीक्यूज़ हैं वो मतलब कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेनेशन के साथ अंडरस्टैंड कर सकें। बाकी यह है कि ये वर्टिकल आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हो नहीं रही, क्योंकि इस पिक्चर को मैंने वर्ड में पेस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अब वीडियो बनाना स्टार्ट करनी है। सो एनीवे आप अपने मोबाइल में ये ओपन करके देख लीजिएगा कौन सा ये पेपर है। FPSC का है, ठीक है, और 2024 का। सो एनीवे पहला हमारा MCQs है, देयर आर स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल रीजंस टू एक्सपेक्ट दैट चेंज इन वेल्थ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन कंजप्शन, ठीक है। कि मतलब हमारे पास थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा ऐसे रीजंस हैं जो हमें बताते हैं इकनॉमिक्स में कि हमारी जो मतलब चेंज आ रहा है कंजप्शन में वो वेल्थ में चेंज आने की वजह से है, ठीक है। ज़ाहिर बात है जब आपकी वेल्थ चेंज होती है तो आपकी कंजप्शन भी चेंज हो जाती है। Nonetheless, one reason that we observe a tight link between consumption and disposable income, लेकिन ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से वो कह रहे हैं कि एक ऑप्शन ऐसा है जो ज़्यादा मेन लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि कंजप्शन और डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जिसमें से हम टैक्स निकाल देते हैं, ठीक है। तो इनका लिंक जो है वो कौन सा मतलब इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जो शो आउट कर रहा है। अब इसमें से हमारा पास जो मतलब राइट आंसर है वो सी है, ठीक है। सी किस तरह राइट आंसर है? अच्छा, इसमें हम देखेंगे सिर्फ एक राइट आंसर को, ठीक है, ताकि मज़ीद कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। सी किस तरह राइट आंसर है कि हाउस होल्ड सेविंग प्रोवाइड अ बफर बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो कौन सी रीज़न है जो कंजप्शन और डिस्पोजेबल इनकम के दरमियान टाइट लिंक जनरेट करती है। तो डेफिनेटली जो हाउस होल्ड की सेविंग्स है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपकी वेल्थ बढ़ती है, ठीक है, उसमें से कुछ अमाउंट आप सेविंग पर्पज़ के लिए रख लेते हो और उसकी वजह से फिर आपके एक्सपेंडिचर इफेक्ट होते हैं। आप अपने एक्सपेंडिचर को अप डाउन करके सेविंग्स को बढ़ाओ और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेविंग का इसमें ज़्यादा रोल है कंजप्शन और डिस्पोजेबल इनकम के आपस का जो भी लिंक है। सो फुली फर्स्ट MCQs क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज अब सेकंड देखते हैं, द एसिलेटर प्रिंसिपल स्टेट, ठीक है। अब ये इकनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है, ठीक है, कि एसिलेटर प्रिंसिपल क्या होता है। यहाँ से ना मुझे नज़र ब्लर आ रहा है क्योंकि पिक्चर शायद इस तरह से है, तो आप उधर से ना देख लीजिएगा। अब सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि एसिलरेटर प्रिंसिपल होता क्या है। एसिलरेटर प्रिंसिपल बेसिकली ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ठीक है, उसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जो हमारी फर्म्स है ना वो इन फ्यूचर मतलब चीज़ों की डिमांड बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि इन सिंपल वर्ड ये है कि ग्रोथ के बढ़ने से हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए है, ठीक है। इफ़ एन इंक्रीज़ इन द ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज़ एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज़, ठीक है। कि जब ग्रोथ की मतलब ग्रोथ ऑफ आउटपुट एक्सपेक्ट हो कि वो इन फ्यूचर बढ़ जाएंगे, ठीक है, या वो बढ़ रहे हों, तो उसको हम वो कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज़, तो इससे हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। तो मज़ीद इसको बेशक आप गूगल कर लीजिएगा कि ये प्रिंसिपल बताता क्या है, या कहीं से डेफिनेशन मिलती है तो वहाँ से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, द ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक इज़ अचीव्ड व्हेन द यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज़ इक्वल टू, ठीक है। ये भी अब एक सिंपल मतलब टू द पॉइंट कंसेप्ट है, जैसे हम फार्मूला याद करते हैं ना, तो उस सेंस में है, ठीक है, कि कैपिटल ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक तब हम अचीव कर लेते हैं जब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल की जो कॉस्ट है वो उसके इंटरेस्ट रेट के इक्वल हो, ठीक है। तो हम ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक अचीव कर लेते हैं। तो ये भी एक MCQs टाइप मतलब आपने माइंड में चीज़ रखनी है या बेसिक कंसेप्ट की तरह। ए आंसर इसका भी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, अ सप्लाई साइड वेरियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी सजेस्ट दैट पुअर नेशंस रिमेन पुअर बिकॉज। अब इसका जो आंसर है वो डी है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। किस तरह डी है? इसमें एक होता है पॉवर्टी में कंसेप्ट है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, जिसमें मतलब आता है कि लो सेविंग एंड लो इन्वेस्टमेंट। तो सम टाइम मतलब जो इकॉनमीज़ हैं वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से भी गुजरती हैं, ठीक है। तो इसमें अब सेम यही कंसेप्ट बन रहा है कि जो इकॉनमीज़ हैं वो क्यों पुअर होती हैं, क्योंकि उनमें एक तो सेविंग लो होती हैं और दूसरी इन्वेस्टमेंट भी लो होती है। आजकल देखा जाए तो पाकिस्तान में तो खैर लैक ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट भी है इसका पार्ट, लेकिन यह है कि इकनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ए और बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टिपिकली एन एलिमेंट इन द स्ट्रक्चरल चेंज दैट अ कंपनीज डेवलपमेंट, ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है जिसकी वजह से मतलब जो स्ट्रक्चरल चेंज है, ठीक है, वो यार थोड़ी सी आवाज़ आहिस्ता रखो, मीन्स कि इसमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आता, ठीक है, ये डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है पहला GDP बढ़ रही है, उसका तो डेफिनेटली रोल होता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी है, ठीक है।
और एक सी है इंक्रीज़ इन अर्बनाइजेशन और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इंक्रीज़ इन अर्बनाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये सारे आंसर मैंने अपने हिसाब से सर्च आउट किए हुए हैं। अगर इनमें कोई मिस्टेक होती है तो बेशक बताइएगा लाजमी, क्योंकि मतलब अपने हिसाब से इसकी करेक्ट जो की है ना वो आपने भी फाइंड करनी है। ये ना हो जो मैं बता रही हूँ वो फिर मिस्टेक आ जाए तो इशू बनेगा, इसलिए अपने हिसाब से एक दफ़ा इनके करेक्ट आंसर भी आपने देखने हैं। तो इसका सी है जी हमारे पास। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग जब एग्रीकल्चर से मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव करते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल डाउन हो जाता है। खैर दूसरी साइड पे देखा जाए तो अर्बनाइजेशन में मूव करने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी भी आती है और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस MCQs की मतलब नेचर को देखा जाए तो इसमें सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सूट कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द इसेंस ऑफ एंजल्स लॉ इज़ दैट एज फैमिली इनकम राइज, ठीक है। अब एंजल्स लॉ हमें क्या बताता है? एंजल्स लॉ ये होता है इकोनॉमिक्स में, वैसे ये स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक्स में पढ़ाया जाता है कि एंजल्स लॉ ये बताता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही होती है ना तो हमारे जो एक्सपेंडिचर फूड पे है ना वो कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इनकम के बढ़ने से हमारे जो फूड एक्सपेंडिचर हैं वो कम हो रहे हैं, इसे कहते हैं एंजल्स लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग अब MCQs जो देखा जाए वो राइट कौन सा बन रहा है? डेफिनेटली सेविंग रेट इंक्रीज़, ये तो बन ही नहीं रहा। सेकंड भी नहीं है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड डिक्लाइन, ठीक है। और बी है हमारे पास द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड डिक्लाइंस, ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन लग्जरीज डिक्लाइन। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी बन रहा है, क्योंकि हम मतलब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं कि इनकम का कुछ पार्ट, ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बी जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्स द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज़ इन आउटपुट, इंक्रीज़ इन नॉमिनल इनकम, नन ऑफ। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी है, मीन्स ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सारी बात है प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सही है। और इसमें नॉमिनल इनकम तो किसी सूरत भी नहीं बन रहा क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नॉन ट्रेडेड गुड्स डू नॉट इंटरमेयर GDP बिकॉज, मीन्स के ऐसी गुड्स जिनकी ट्रेड नहीं हो सकती, ठीक है, उनको हम GDP में मैयर नहीं करते। इसका लॉजिक क्या है, रीज़न? अब इसका पहला MCQs है कि दे आर इंटरमीडिएट गुड्स, फिर है दे आर नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट, ठीक है। उसके बाद देयर वैल्यू इज़ नॉट कैप्चर्ड, ओके। उसके बाद वैल्यू इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी बन रहा है कि देयर आर नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट। क्यों बी बन रहा है? क्योंकि डेफिनेटली अब ये कुछ मतलब आई डोंट नो, मेरे माइंड में इस टाइम एग्जांपल नहीं आ रही कि सर्विसेज की बात कर रहे हैं या मतलब गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी ट्रेड पॉसिबल ही नहीं होती। अब ये भी सर्च आउट गूगल से आप कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सी गुड्स हैं जिनकी ट्रेड नहीं हो सकती, ठीक है। तो अदरवाइज़ ना पता चला तो बताइएगा, फिर मैं भी सर्च कर लूँगी। उसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसमें सबसे पहला है नीड, देन कंजप्शन, देन स्कार्सिटी और देन प्रॉफिट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कास्ट बेसिकली मतलब ज़्यादातर जो डिपेंड करती है या बेस करती है वो स्केर्सिटी पे करती है, ठीक है। अच्छा, कोई इसको स्केर्सिटी पढ़ता है, कोई स्कार्सिटी पढ़ता है, ठीक है। स्कार्सिटी या स्केर्सिटी है क्या? मीन्स किसी भी चीज़ की लिमिटेड अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है आप फिर मतलब अपना बेनिफिट देखते हुए दूसरे ऑप्शन को चूज़ करते हो, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट आंसर बन रहा है वो स्केर्सिटी वाला ही है। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर बात है देखिए इसमें नीड तो हो ही नहीं सकता। नीड तो फिर यही है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है चाहे उसको मतलब चाहे उसमें फ़ायदा आपको कम मिल रहा है, आप उस तरफ तो नहीं ना जा सकते। हमेशा आप वो चीज़ अपॉर्चुनिटी कास्ट में लेते हो जिसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ बजट कॉन्स्ट्रेंट। अब ये बजट कॉन्स्ट्रेंट जो उनसे एक ग्राफ बनता है, ठीक है, बजट लाइन टाइप का। तो उस ग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा MCQs करेक्ट नहीं है। इस MCQs को मेरा ख्याल है कि जब हम बजट कॉन्स्टेंट पढ़ लें तो उस टाइम डील करें तो ज़्यादा बेस्ट है, वरना इस तरह मुझे मतलब इसका करेक्ट आंसर भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वो एक दफ़ा सिनेरियो सारा देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, क्या हो गया है, व्हेन द मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर लूम्स एक्सपेंड्स देयर आर फॉरवर्ड लिंकेज इफ़ेक्ट ड्यू टू। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें हम ये देखते हैं ना कि फॉरवर्ड लिंकेज इफ़ेक्ट होता क्या है। ये इफ़ेक्ट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जब हमारी इनपुट की डिमांड बढ़ जाती है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है,
मीन्स कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन के लिए अब आपको इनपुट चाहिए, ठीक है। जब आप इनपुट की डिमांड बढ़ाएंगे ताकि आप प्रोडक्शन बढ़ा सकें, तो उसको वो कह रहे हैं कि ये हमारा लिंकेज इफ़ेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनपुट कौन सा मतलब बेटर आ रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पर बी पॉइंट ही बेस्ट है। इंक्रीज्ड इनकम ऑफ वर्कर दैन मैन्युफैक्चरिंग लूम्स, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट है लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द हैंडलूम सेक्टर, इंक्रीज्ड आउटपुट ऑफ वर्कर क्लॉथ मेड बाय द पावर लूम्स, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज डिमांड फॉर इलास्टिक मोटर्स। तो इसमें बी पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, इंक्रीज्ड इनकम ऑफ वर्कर्स दैट मैन्युफैक्चरर्स लूम्स, ठीक है। ज़ाहिर बात है आप उनकी इनकम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो फिर ज़्यादा मतलब अच्छे से काम करेंगे और आपको मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपेंड करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर अगर वो इस तरह कह देते कि इंक्रीज्ड नंबर ऑफ़ वर्कर्स, ठीक है, तो ये भी ठीक होना था कि आप ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर लें। उसके बाद है द केन्जियन अजम्पशन इज़ अ कन्वीनियंट एनालिटिक्स शॉर्टकट एंड टर्न आउट टू बी अ rather accurate description of the reality. What does it assume? इसमें जस्ट उन्होंने वर्डिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट कर दी है, ठीक है, कि केन्जियन अजम्पशन इज़ अ कन्वीनियंट एनालिटिक शॉर्टकट एंड टर्न्स आउट टू बी अ रादर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रियलिटी, ठीक है। व्हाट डज़ इट मीन्स? तो इसमें मतलब जो केन्स की एक अजम्पशन है ना, या केन्जियन थ्योरी की कांस्टेंट प्राइसेस को वो शो कर रहा होता है, ठीक है, कि शॉर्ट रन में हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। तो इस सारी मतलब एक लाइन में ना उन्होंने जस्ट इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि वो कौन सी एजम्पशन है जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो वो कांस्टेंट प्राइस वाली एजम्पशन है, तो इसमें ए पॉइंट होगा। उसके बाद है व्हाट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी के बारे में अब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम जीडीपी के हवाले से मतलब डेप्थ में पढ़ा हुआ है। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है जीडीपी का? डेफिनेटली जो कंजप्शन गुड्स हैं वो भी जीडीपी का पार्ट है। पब्लिक सेक्टर की जो डिमांड आ रही है वो भी जीडीपी का पार्ट है। ज़ाहिर बात है वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, ये दोनों एक ही बात होगी। डी पे एम्प्लॉयमेंट रेट, उनको जो पेमेंट जा रही है या उनसे टैक्स लिया जा रहा है वो भी जीडीपी में आ जाता है। तो हमारे पास जो बी पार्ट है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बाय फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स, वो हमारे पास जीडीपी का पार्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जीडीपी में फाइनल गुड्स की जो भी मतलब प्रोडक्शन है, सेलिंग है, ठीक है, वो ऐड होती है। तो जो फर्म कर रही है इंटरमीडिएट लेवल पे उसको पार्ट नहीं है, मतलब वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद इन शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिमांड इज़ ऑफन व्यूड एज द ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ टोटल डिमांड इज़ ऑफन रिगार्डेड एज बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन एंड दस एक्सोजिनस इन द मॉडल। इसमें वो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मतलब जब एनालिसिस करते हैं तो कहते हैं कि जो डिमांड है ना वो हमारी एक ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। ड्राइव डिमांड के बारे में आपने शायद पढ़ा हो। तो इसमें अब वो कहता है कि जो हमारे पास जो टोटल डिमांड है, इनमें इन 4 एमसीक्यूज में से वो कौन सा कंपोनेंट है जो टोटल डिमांड में मतलब एज अ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक कंडीशन के तौर पे मतलब ऐड होता है या एक्सोजिनस के तौर पे। अब एक होता है एक्सोजिनस और एक होता है एंडोजिनस वेरिएबल, ठीक है। मीन्स के ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के डिफरेंट नाम है, एक्सोजिनस, एंडोजिनस, 7-7 8-8 नाम है। तो वो फिर नाम थोड़े कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन ये है कि वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे कि इंडिपेंडेंट के कितने नाम हैं और डिपेंडेंट के कितने नाम हैं। सम टाइम वही चीज़ पूछी होती है लेकिन नेम चेंज होता है जिसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस सिनेरियो में खैर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो मतलब ए ऑप्शन है वो बेस्ट मतलब है। क्यों? क्योंकि कंजप्शन एंड जो प्राइवेट सेविंग है ना वो शॉर्ट रन में मतलब एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक कंडीशन के तौर पे एक कंपोनेंट कंसीडर हो जाता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक से बड़े लेवल पे देखा जाए जो शॉर्ट रन में नहीं लॉन्ग टर्म में होती है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाती है और नेट एक्सपोर्ट आ जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट रन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही सूटेबल है। विच काइंड ऑफ डिमांड फ्लक्चुएट्स द मोस्ट, कौन सी डिमांड है जो जल्दी फ्लक्चुएट हो जाती है? तो इसमें हमारे पास जो एग्रीगेट डिमांड है वो बेसिकली जल्दी फ्लक्चुएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है थोड़ी सी किसी भी कंट्री में चेंज आता है या पाकिस्तान के अंदर ही अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो एग्रीगेट डिमांड को भी इफेक्ट करता है, चाहे इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है या कुछ भी है। उसके बाद है इट इज़ द डैश इंटरेस्ट रेट दैट मैटर्स फॉर स्पेंडिंग डिसीजन एंड डैश इंटरेस्ट रेट दैट इज़ रेलिवेंट व्हेन वी लुक एट मॉनेटरी इक्वेशन, ठीक है। कौन सा इंटरेस्ट रेट ऐसा है जो मतलब स्पेंडिंग डिसीजन पे पहले फोकस करता है और कौन सा ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो हमारा मॉनेटरी क्वेश्चन या फिर मतलब दैट इज़ रेलिवेंट व्हेन वी लुक एट मॉनेटरी क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में काम करते हैं। तो इसमें से अब आपने देखना है वो कौन सा।
तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो नॉमिनल एंड रियल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पहले में आता है, क्योंकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है वो स्पेंडिंग डिसीजन के हवाले से बेस्ट होता है, और जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो जब आप किसी से कोई चीज़ बोरो कर लेते हैं तो उस पर जो आप पे कर देते हैं वो रियल इंटरेस्ट रेट हो जाता है। उसके बाद है सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज़ नेसेसरी फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिस इज़ कॉल्ड, कि एक ऐसी अमाउंट जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है, उसको हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो ये चीज़ आपको MCQs फ़ौरन ही क्लिक कर जाएगा। तो इसमें जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो हमारे पास एक मिनिमम लेवल होता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी इनकम अगर उससे बिलो है, ठीक है, तो आप पुअर कंसीडर होते हैं। लेकिन यह है कि अगर उसकी जितनी है तो एक मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। विद परफेक्ट इनकम इक्वालिटी द जीनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री वुड बी। अब जीनी कोफिशिएंट जो है ये पॉवर्टी को मेजर करने का एक मेथड है, इसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। अब वो कहता है कि मतलब परफेक्ट इनकम इक्वालिटी का तो ये ग्राफ बनता है, ठीक है। उस ग्राफ के मतलब एक साइड पे आप कहते हैं कि अगर वो ग्राफ इस साइड पे मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि परफेक्ट इक्वालिटी है, दूसरी साइड पे मूव करता है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है, या फिर अगर उसकी ये वैल्यू आती है तो इक्वालिटी है, ये वैल्यू नहीं आती तो इनइक्वालिटी है। तो अब वो कहता है कि कौन सी वैल्यू है जो परफेक्ट इनकम इक्वालिटी को शो करता है जीनी कोफिशिएंट के। किधर गया है? तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो 1 है, ठीक है। अब ये एक वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर जस्ट अभी फ़िलहाल इतना ही आप याद रख लें, बहुत है। द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द सोलो ग्रोथ मॉडल अज्यूम दैट रिटर्न टू स्केल एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब ये सोलो ग्रोथ मॉडल एक अच्छा खासा मतलब अजम्पशन है इसकी, ठीक है, डेप्थ में जाकर पढ़ना पड़ता है। वो कहता है कि सोलो ग्रोथ मॉडल के अंदर मतलब जो आप अज्यूम करते हैं दो अब चीज़ें उन्होंने कंडीशन बना दी है। अब ये उसी में से एक लाइन उठा के लिखी हुई है, बस 2 चीज़ें अंदर से मिस हैं, तो इसको बस आप तुक्के के तौर पे अभी याद कर लें। कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग इसका आंसर है, ठीक है, बी, ठीक है। द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द सोलो ग्रोथ मॉडल अज्यूम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल, डिक्रीज नहीं सॉरी डिमिनिशिंग, ठीक है। उसके बाद द लेबर मैयर इज़, लेबर को किस तरह मैयर कर सकते हैं, तो ये जस्ट एक फार्मूला है लेबर को मैयर करने का, ठीक है। इसमें जो सी है वो एग्जैक्ट करेक्ट फार्मूला है। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एवरेज और वर्क, ठीक है। तो लेबर को मतलब मैयर हम इस तरह कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये इतना ही कवर हो सकता था हमारा, क्योंकि ना हमें आगे का पता है ना हमें पीछे का पता है, तो हमने जस्ट उस MCQs के सिनेरियो में रह के उसको मतलब सॉल्व आउट करना है। बाकी जो मुझे आंसर लगे हैं मैंने वो आपको बताए हैं। अब आपका काम ये है कि आप इसके फ़िलहाल आंसर सर्च आउट करें, ठीक है, कि इस पेपर के एग्जैक्ट आंसर क्या हैं। ये ना हो जो मैंने बताया वो टोटली रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपने लाजमी सर्च करनी है, एक दफ़ा उनसे मैच कर लेने हैं, फिर मुझे बताना है कि जी यही आंसर है या इस आंसर में मिस्टेक है या इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर कर देनी है। 20 आज कवर किए हैं, बाकी 20 इंशाल्लाह या जो भी रिमेनिंग है वो कल कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दें पूरी। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।